आइए आपको मिलाते हैं आपके पुराने मित्र से। आप चैट जीपीटी को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दीजिए कि क्रिएट अ फोटो विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ बॉय सॉ एन ओल्ड मैन विद अ टेलीस्कोप। अब आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी क्या बनाएगा? क्या वो एक ऐसा चित्र बनाएगा जिसमें एक लड़के के पास टेलीस्कोप है जिससे वो एक बूढ़े आदमी को देख रहा है, या फिर वो एक ऐसा चित्र बनाएगा जिसमें एक बूढ़े आदमी के पास टेलीस्कोप है जिसको दूर से एक लड़का देख रहा है? ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें ह्यूमन के मन में जो कॉन्टेक्स्ट है, लैंग्वेज के माध्यम से मशीन को वो क्लियर नहीं किया जा पा रहा है। लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसी प्रॉम्प्ट को संस्कृत भाषा में दें। जैसे अगर आपने प्रॉम्प्ट दिया होता कि एकः बालकः दूरदर्शकेन वृद्धम नरम अपश्यत, तो यहाँ पर मशीन को क्लियर इंस्ट्रक्शन होता कि लड़के के पास टेलीस्कोप है और उस टेलीस्कोप के माध्यम से उसने बूढ़े आदमी को देखा था। तो यहाँ पर संस्कृत में बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी डबल मीनिंग के, हर एक शब्द का जो अंत है, जो एंडिंग है, वो खुद ही बता दे रहा है कि क्या हो रहा है, और इससे मशीन को समझने में दिक्कत नहीं होती। और यही संस्कृत की सबसे बड़ी ताकत है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी एल्गोरिदम की तरह बहुत ही सिस्टमैटिक है। और इसी कारण से दुनिया के जितने बड़े टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे फ्रांस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, या अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप आए तो जैसे आईआईटी मद्रास है या आईआईटी रुड़की है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में या फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में संस्कृत की स्टडी को कंपलसरी करते हैं। मैं अपना एक लाइन, मेरे को बस एक लाइन मेरे दिमाग में आई थी, मैं पहले वो बोल देता हूँ ताकि आप अपना ले पाएं, कि ये सिंपली तमाचा है हमारे संस्कृत भाषा के महाकाव्यों पे। हमारे काव्य जो भाषा की जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि तुम बोल कुछ रहे हो, मतलब कुछ है। जो उसकी एम्बिग्यूटी थी, जो उसकी पोइटिक, भाई हमारे संस्कृत महाकाव्यों में जो उसकी पोइट्री है, या फिर मैं अभी देख रहा था, आपको याद होगा वीसॉस के भी आए थे। वीसॉस के पास ना कभी कभी वो किताबें दिखाता है जिसमें पैलिंड्रोमिक किताबें होती हैं, या ऐसी कोई किताब होती है जो किताब में ई लेटर नहीं है। और ये हमारे वाकई में जो लिटरेचर हमारा एंशियंट पार्ट है वो बहुत बेहतरीन है, जिसमें से एक है कि भाई अनुलोम विलोम जो पैलिंड्रोमिक है उसमें भी लिखे हुए हैं। हमारे पास बहुत श्लोक हैं ऐसे जो पैलिंड्रोमिक हैं। इसके अलावा मतलब कि अपने आप को चैलेंज लेना, कि राइटर्स चैलेंज लेते हैं कि मैं ऐसा शब्द दूंगा कि निरुष्ट है। निरुष्ट है मतलब कि मैं ऐसा लिखूंगा कि मेरे होठ नहीं जुड़ेंगे इस तरीके से, या फिर एकाक्षर मैं लिखूंगा, केवल कि एक ही अक्षर ले रहे हैं और उसी से लिख रहे हैं, जो कि हर भाषा की कारीगरी है ये। मतलब कि भाषा का अपना खूबसूरत वो है कि उसकी एम्बिग्यूटी, उसकी ताकत है। यहाँ तक कि अब हिंदी में, और जो कि संस्कृत का ही आ रहा है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है ही यही कि किसी भी वर्ड को तोड़े मोड़े बगैर आप उसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं, कि ये उसकी काबिलियत है, ये उसका 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 ऑनर था। सेम स्टेटमेंट अंग्रेजी में भी दोनों अवेलेबल हैं कि कॉमा लगा दो और वो सही बंदे वो लगा देगा, तो वो चीज अंग्रेजी में, वो संस्कृत में भी अवेलेबल थी। बस मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाह रहा था कि मेरे दिमाग में सबसे पहले महाकाव्य आए थे कि भाई उनका निरादर हो रहा है भाई सीधे सीधे, कि जो भाषा के अंदर में हम लोगों ने कितना बेहतरीन काम किया है भारत के अंदर में। कोई महाभारत जितना बड़ा है ना महाकाव्य, उसके आसपास नहीं भटकते ये ओडिसी चाहे हो, इलियड वगैरह नहीं भटकते। बिल्कुल सही। लेकिन फिर वो निरादर हो रहा है सच में, जिस चीज का हमारी भाषा जिसके लिए थी बेहतरीन, उसका निरादर हो रहा है ये बोल करके। नहीं, डेफिनेटली, मतलब ये आई थिंक सबसे बेस्ट स्टार्ट ही था इस चीज का कि अब सीधी सी बात है, इसके ऊपर कमेंट करेंगे तो इनका सबसे पहला एलिगेशन यही आ जाता है कि देखो संस्कृत लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। डिसरिस्पेक्ट तो आप लोग कर रहे हैं ना, हम लोग तो उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। एंड अगर मैं थोड़ा फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी देखूं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए कि एक लैंग्वेज जिस तरीके से इवॉल्व होती है, वो हर एक शब्द क्या मीन करता है, उस शब्द के मीन होने से क्या निकलता है, कितना कैटेगराइजेशन होना चाहिए, कितना स्ट्रक्चर होना चाहिए। आई मीन मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञान रखता भी नहीं हूँ फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के बारे में, लेकिन जितना मुझे आइडिया है, आप अभी के लाइन पे आऊंगा कि हर लैंग्वेज की अपनी एक प्योरिटी होती है, अपनी एक काबिलियत होती है। उसको इस तरीके से कंपेयर करके सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखा देना कुछ चेरी पिकिंग किए हुए साइंटिफिक जर्नल से, क्या ही बोले इसमें। फिर इनफैक्ट आप वो छोड़िए, एक ये बहुत डिबेटेबल चीज है लेकिन फिर भी मेंशन करूंगा, जैसे कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो काफी स्कॉलर्स का मानना है कि वो तो 3 से 4 अलग अलग लोगों ने लिखी हुई है अलग अलग टाइमलाइन पे, क्योंकि जिस हिसाब से वो जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, उन अल्फाबेट्स का यूज
होने के मतलब शब्दों के आने की फ्रीक्वेंसी, उनके कंटेक्स्ट एकदम अलग तरीके से बदल जा रहे हैं, जो कि जिससे क्लियरली पता चलता है कि एक इंसान ने तो नहीं लिखा था वो चीज। तो हम लोग जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक किताब मान के चल रहे हैं, मतलब देयर इज अ लाइक बिग डिबेट कि वो शायद मल्टीपल लोगों ने मिलकर लिखी हुई थी वो किताब। इससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात बोल देता हूँ कि कितनी बुरी संभावनाएँ बनाते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि वेद अपौरुषेय है, मतलब कि पुरुष ने नहीं लिखे हैं, तो लोग उसका मतलब ले जाते हैं कि किसी डिवाइन बीइंग ने लिखे हैं। जबकि उसका मतलब केवल इतना था कि अलग-अलग कालखंड में अलग-अलग थिंकिंग वाले लोग, अलग-अलग विचार रखने वाले लोग, उन्होंने अपना इनपुट दिया है एंड दैट स्लोली एंड स्टेडीली बना है, बदला है, चेंज हुआ है। और जब एक व्यक्ति को आप क्रेडिट नहीं दे सकते, तो आपने अपौरुषेय शायद शब्द इस्तेमाल कर लिया होगा कि इतने सारे ऋषि जो थे उन्होंने लिखा होगा, मतलब ऋषिज़ यहाँ पर केवल द थिंकर्स बेसिकली और स्कॉलर्स। और के स्कॉलर्स राइट, हाँ। बेटर टर्म। चारों कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मार्केट में। एम्बिगुअस इंग्लिश, अनएम्बिगुअस इंग्लिश, एम्बिग्युइटी वाली संस्कृत और लाइक एम्बिग्युइटी वाली संस्कृत। आप जिसका चाहे जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। आप कविताओं में एम्बिग्युइटी वाली का इस्तेमाल करो। भाई इतिहास में जब भी सरकारों ने मना किया है कि बेटा पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे तुम्हें, तो लोगों ने अपनी बात पहुँचाने के लिए एनिमल फार्म लिखा है ना कि भैया एलिगेरिकली के जानवरों की फॉर्म में, मतलब लोगों तुम बंदे का गिरबान नहीं पकड़ सकते कि तूने सरकार के खिलाफ लिखा है। लेकिन इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच गई। ये भाषा की ही तो काबिलियत रही ना हमेशा से। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरीके से भारत का जिस तरीके से इतिहास है, चाहे तमिल का हो, संस्कृत का हो, वो भाषा के अंदर में भी वो पर्टिकुलर चीज़ वो भाषा की कारीगरी है, वो भाषा की प्रॉपर्टी है। तो वो चारों चीज़ें जो हैं, अब भाई ने क्या करा स्टैटिस्टिकली सैंपलिंग एरर किया है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपनी मर्ज़ी एम्बिगियस वाला अंग्रेज़ी उठा ली और अनएम्बिगियस वाली संस्कृत उठा ली, जबकि इट हाँ। इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप अनएम्बिगियस अंग्रेजी और एम्बिगियस संस्कृत भी उठा करके एग्जैक्ट उल्टी चीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति अगर वेस्ट में अंग्रेजी भाषा को मतलब वो करने लगे, दिखाने लगे कि देखो हम ही सबसे बेहतरीन है, तो वो यही तरीके के दो एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसने आपने ये वाली बात बहुत ही बढ़िया बताई, ऑल्दो हम इस डिस्कशन से आगे जा रहे हैं, लेकिन वही शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गैलीलियो वाला मेरे को सबसे बेस्ट एग्जांपल आ जाता है। जब गैलीलियो को अपना बताना था कि ये जो तुम एरिस्टोटल का मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ये सही नहीं है, कोपरनिकस का मैकेनिक्स जो है कि धरती सेंटर पे नहीं है, सूरज में भी सेंटर पे है और चीजें कैसे उसके आसपास इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, तो उन्होंने कहने को लोकल लोगों के लैंग्वेज में, मतलब उन्होंने इटालियन में लिख दी थी एक किताब, और उस किताब में उन्होंने 2 फिक्शनल कैरेक्टर बना दिए। और पूरी किताब में सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि उन्होंने ऐसे दिखाया कि जो एरिस्टोटल का साइड ले रहा है जो फिलोसोफर, वो फिलोसोफर एंड में जीत रहा है। तो उन्होंने यहां भी रिस्क नहीं लिया, उन्होंने उस फिलोसोफर को जिताया। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत समझ रखता है वो उसको पढ़ के समझ जाएगा कि यार ये जो कोपरनिकस के एंड से जो आर्गुमेंट्स आ रहे थे ये तो ज्यादा रैशनल आर्गुमेंट्स है, ये तो ज्यादा सेंस बना रहे हैं। तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि एक फिक्शनल स्टोरी भी लिखी है, उसमें जिता भी दिया एरिस्टोटल मैकेनिक्स को, लेकिन जो भी पढ़ेगा उसे उसको पता है कि अल्टीमेटली किसमें ज्यादा सेंस बन रहा है। तो ये बिल्कुल है। और मेरे ख्याल से पाणिनि की जो ग्रामर है वो मतलब कि रिस्पेक्ट बिल्कुल ड्यू है भाई। जिस लेवल पर जो क्रेडिट है, रिस्पेक्ट है, वो सब ड्यू है। लेकिन ये स्टेटमेंट कि भाई कोई चीज मैथमेटिकली, और हर बंदा यही बोलता सुनते हैं ना कि मैथमेटिकली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आप उससे भाषा की जो सबसे बेहतरीन चीज थी वो छीन ले रहे हैं। बाकी हमारे सर एलियन अरे The इनको देख के मुझे possibility. लगता है कि कुछ लोगों का डाउनफॉल ही सही रहता है। यार ये भाई उनका डाउनफॉल भी ना हमारे अपफॉल का बहुत आगे है। बहुत तो ऊपर है, वो तो है ही। बहुत The possibility of aliens. Like we've had the ISRO chairman on the show, and even he has echoed the same thought. मतलब कि देख रहे हो कि क्या बंदे ने उस बंदे को पकड़ने की कोशिश की, जबकि ही वॉज राइट एट हिज आइडियाज कि वो मतलब कि अगर एग्जैक्टली। मैं केवल इस स्टेटमेंट की बात करूं, उन्होंने जो बोला था ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड ना। क्योंकि तुम डायरेक्ट बोलो नहीं 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 हो सकते तो भी तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं हो, तुम अगर हाँ कर दो तब भी तुम पूरे तरीके से वैज्ञानिक। तो वो एम्बिगुअस पोजीशन वाज द बेस्ट पोजीशन टू हैव। लेकिन भाई ये बंदे एब्सोल्युटली। उसको ट्वीट करते हैं, अरे बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं लीड। और मालूम है आपको इन्हीं का जो इसरो के वो हैं, उनकी कुछ बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ कभी-कभी, मगर उनका अभी लेटेस्ट एक पॉडकास्ट आया है गॉड वाले आइडिया को लेकर के कि देयर इज नो गॉड। बट खैर मे सर बी का ही इज देखते नॉट इन हैं। पोजीशन एनीमोर, दैट्स व्हाई। मे बी I don't believe in God.
Why? See, the whole question of believe in God is a wrong question. Mm-hmm. First thing is you believe something which you don't have any proof. Right. See, I can only say I know God. If I have experienced God, then I can say there is God. I have not experienced God till now. I can frankly tell you. क्योंकि भारत में हम जानते हैं ना कि जो भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं उसके डायरेक्टर भी डिफाइन होते हैं और पॉलिटिकल अलाइनमेंट के बेसिस पर। Exactly. तो यस, अगर बोलेंगे हमारे कोई भी कि भैया नींबू मिर्ची लगा दो, तो वो बोलेगा भाई तू फंडिंग दे दे, तू नींबू मिर्ची क्या नारियल लटका ले, सही तू बात मेरे है। को मैं भी काम तो यही बनना करता हूँ चाहिए। भाई, मतलब हाँ कि भाई तुम Absolutely. हाँ कि नुकसान नहीं फायदा नहीं, लेकिन मेरी फंडिंग चलती रहे, जो काम होना है वो हो जाए। तो The possibility of aliens. Like we've had the ISRO chairman on the show, and even he has echoed the same thought that they're probably already in human system. Yes, when I was doing certain studies in Wicca from London, and I used to go to Marks and Spencer's to do my grocery shop. Now, in that shop, there was this one girl who always wore dark glasses. And one day, while packing, had taken off her specs, and I saw she had no pupils, just round balls. I was shocked, you know. And खैर वो कहानी मोतियाबिंद सुनाएंगे नहीं इस हो सकता। तरीके से और नहीं, मैं जनरली क्यूरियस हूँ, मोतियाबिंद में ऐसा लग सकता है? मतलब हमारी जो आइरिस, ये जो अगर आप ध्यान, मतलब ये तो हमारे दोनों के इंटरफेस पे लाई करता है कि द कलर ऑफ आइरिस, जो हम प्यूपिल तो खैर प्यूपिल तो गड्ढे को बोलते हैं ना, द थिंग दैट शी इज ट्राइंग टू रेफर इज आइरिस। जो आंखों का भूरा नीला ये सब जो कलर होता है वो आइरिस का होता है, मसल का कलर होता है, और वो मसल्स का भी कलर नहीं होता है, क्योंकि हम कोई कलर पिगमेंट नहीं बनाते। लोगों की अगर आंख नीली है, हरी है, दैट इज अ फिजिकल कलर। जो 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 बादल, मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला है ना, जो सेम फिनोमेना, मतलब ये स्टेटमेंट मुझे बड़ा पसंद आया था, द सेम फिनोमेना जिसकी वजह से बादल नीले हैं, द सेम फिनोमेना की मेक्स अस आई ब्लू, द सेम फिनोमेना जिसकी वजह से बादल ग्रे हो जाते हैं, मतलब आसमान नीला का रीजन जो है स्कैटरिंग, वो सेम रीजन है आंखों के नीले होने का। द सेम रीजन बादल के ग्रे होने का है, वो ग्रे आई का भी वही रीजन है। और फिजिकल कलर जो कि केवल और केवल फिजिक्स की वजह से एग्जिस्टेंस में आते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, जितने भी ब्लू ऑर्गेनिजम्स हैं या ब्लू तितली भी अगर मिलती है, तो वो ब्लू को जैसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसका कलर गायब हो जाता है, उसका कलर एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो आंखों का रंग तो कोई, हमारे पास तो केवल मेलानिन पिगमेंट ही है, ये मेलानिन अकेला ही पिगमेंट है हमारे पास कोई ग्रीन ब्लू पिगमेंट नहीं एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, जब पिगमेंट भी बिल्कुल नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा एल्बाइनो जो लोग होते हैं, अगर आपको याद हो, तो उनके में बहुत ज़्यादा सीवियर स्थिति हो जाए तो वो थोड़ा सा पिंकिश की डायरेक्शन में भी जा सकता है, बिकॉज वो पीछे की लाइट, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स और बाकी चीज़ें, वहाँ का वो रेड कलर थोड़ा सा नज़र आ सकता है। तो जो भी नज़र आ रहा है उनके रीजंस ये है। तो पीपल तो नहीं, पीपल तो होती ही ब्लैक है। और तो इनमें से कभी-कभी जब लेंस क्या हो जाता है, लेंस टर्बिड हो जाए अगर आपका, तो लेंस टर्बिड होने की वजह से वो थोड़ा व्हाइटिश भी नज़र आ सकता है। तो ये सारे रीजंस है जिसके कॉन्सिक्वेंस के तहत आपकी आँखें जो हैं वो अलग-अलग तरीके से नज़र आ सकती हैं। यस, तो क्या था कि, और ये क्या बोल रही हैं कि ये लोग ना, एक ऑब्जर्वेशन इनको नज़र नहीं आती है और ये सीधे उसको एलियन से जोड़ देते हैं। और अब ये सोचिए कि सोमनाथ सर का नाम डाल दिया इन लोगों ने, उनका नाम जोड़ दिया कि वो भी, वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे होंगे क्या? एलियन आई गेस, मतलब ऐसी चीज होती है ना कि ज्यादातर साइंटिस्ट बोल देते हैं कि वही एग्नोस्टिक तो रहना ही पड़ता है, बट अगर फेथ हो तो यार अर्थ पे इस तरीके से पॉसिबल हो पाया। इफ आई हैव टू टेक बेट ऑन प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, गिवन यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने सारी पॉसिबिलिटीज है, तो मे भी मतलब दूसरा ऐसे इवेंट होने के चांसेस थोड़े तो होने ही चाहिए, नॉन जीरो तो होंगे नहीं, क्योंकि नॉन जीरो नहीं होंगे और थोड़ा प्रोबेबिलिस्टिकली हो सकता है, तो मे भी मुझे लगता है कि एलियंस होंगे। मतलब इतने सारे इफ एंड बट इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, जिसमें उन एलियंस की तो कतई बात नहीं की जा रही जिनके 2 हाथ 2 पैर होंगे। हाँ। जैसे अभी ट्रम्प महाराज भी अभी यूएफओ वगैरह रिलीज किए पड़े हैं ना, रेप्टाइल्स हैं ये लोग, धरती पे राज कर रहे हैं। तो हाँ, मतलब एक तो यही वाला आइडिया कि ये सेम स्टेटमेंट फॉर बोथ,
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जब लोग गॉड की डायरेक्शन से लड़ने लगते हैं कि भैया तो गॉड की डायरेक्शन में, तो यू बिकम अ लिटिल बिट एम्बिगियस। और उसमें पहली स्टेटमेंट तो यही कि जो तुम सोच रहे हो ना लौंडे, वो वाला तो नहीं ही है। बाद में बात करेंगे कि कौन सा है, क्या पॉसिबिलिटीज के, उसके आर्ग्यूमेंट्स, निटी-ग्रिटीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बात को दरकिनार कर देते हैं कि तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारे मेंटल पिक्चर जो है ना गॉड की, या तुम्हारी मेंटल पिक्चर एलियन की जो है, एटलीस्ट उसकी तो संभावना उससे बहुत ही ज्यादा। और ये स्टेटमेंट ना इनको चमकता नहीं है, संभावना शब्द जो है ना, ये 0 और 1 पे खेलते हैं। इनका कॉन्टिन्यूम नहीं चल पाता। ये इनको डिस्क्रीट ही चाहिए कि ये अगर तुमने जल्द हल्का सा ये भी बोल दिया ना, देखिए संभावना तो है, कम है लेकिन है। हाँ अच्छा, वो अखबार छाप देंगे कि कबूला इसरो के चेयरमैन ने, डायरेक्टर ने, के एलियन होते हैं। व्हाट इज योर फैसिनेटिंग आइडिया ऑफ एलियंस? मुझे आई मीन वो आइडिया बहुत ही फैसिनेट करेगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, कि वो ज्यादा रिसोर्सेस के चक्कर में, मतलब कि मैक्सिमम डिसऑर्डर फाइंड करने के चक्कर में, फॉर सम रीजन मैं इस चीज का थोड़ा बिलीवर हूँ कि अल्टीमेटली हम लोग डिसऑर्डर फाइंड करने की ही कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम एंट्रोपी पॉइंट ऑफ व्यू। और उस डिसऑर्डर को फाइंड करने के चक्कर में आई सपोज एक फंडामेंटल नेचर आएगा किसी भी सब्सटेंस का जो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लॉज को फॉलो कर रहा है, कि वो स्प्रेड होने का ट्राई करे जितनी उनकी कैपेबिलिटी, जितने उनके रिसोर्सेज, जो जैसा उनका एनवायरनमेंट होगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो पा रही हैं, तब जाके मैं थोड़ा ऐसे कंक्लूजन पे आ पाता हूं कि हाँ, फिर हो सकता है कि कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो जो कि बाहर जाने का ट्राई करेगी, क्योंकि नाउ दे हैव मोटिवेशन व्हिच इज एम्बेडेड इन देयर सिस्टम, हाउ थिंग्स वर्क्स। आई सपोज इस तरीके से वर्क करेगी। अगेन मैं बहुत ही ज्यादा बाधित हूँ जिस तरीके से धरती पे ये चीजें काम की है, लाइफ इवॉल्व की है, लेकिन मुझे ये चीज बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहेगा कि वो अपनी जगह से हिल पाए और थोड़ा एक्सप्लोर। भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूसरे प्लैनेट पे चले जाए, लेकिन अगर वो 1 सेंटीमीटर भी उठ के जा पा रहा है, तो आई मीन ये मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग बात है, बिकॉज उसने वो एक्सप्लोर करने का काम किया उस रिसोर्स को फाइंड करने के लिए। जो आपने भी एक हल्की सी लाइन बोली ना, मेरा आइडिया सबसे फैसिनेटिंग उसी का एक्सट्रापोलेशन है, एंड दैट इज के हम बंधे हुए हैं अपने इवोल्यूशन, अपने ब्रेन और अपने तरीके की थिंकिंग से। तो जब हम इमेजिन करते हैं ना, तो उसमें पूरा वो करप्शन है कि हमारे जैसा हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा उसको डिफॉर्म ही तो कर देते हैं। जो हमारे फीचर्स हैं उसको थोड़ा सा हम डिफॉर्म करके चिल्लाने लगते हैं, एलियन 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 एलियन। जबकि हमारे साइंस फिक्शन वर्ल्ड में, मूवी साइंस फिक्शन वर्ल्ड में, आंद्रे टार्कोव्स्की जो सबसे बड़ा नाम है, उनकी मूवी है सोलारिस। सोलारिस मूवी का प्रेमाइस ये है कि व्यक्ति यहाँ, एक बाप गया था, मतलब कि बाप है, बेटा है, तो बेटा जा रहा है अभी, और एक ऐसे प्लेनेट पर जा रहे हैं जहाँ पर प्लेनेट कॉन्शियस है, समझ रहे हैं। और क्या होता है कि इसकी बीवी मर गई है, किसकी, जो बंदा जा रहा है। और प्लेनेट क्या करता है, जैसे ही प्लेनेट के आसपास कोई व्यक्ति आता है ना, तो इसको खबर मिली है बेसिकली कि उस प्लेनेट के आसपास जैसे ही लोग जा रहे हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं, उनसे सहन नहीं हो रहा। तो अब ये लोग ढूंढेंगे कि हो क्या रहा है। तब ये बंदा जाता है, इसकी बीवी मरी हुई है, तो वहां पे जाके पता चलता है कि द प्लैनेट इज समहाउ कॉन्शियस। आंसर फिर भी नहीं करते हैं, दिस इज मी टेलिंग यू द इंटरप्रिटेशन के व्हाट मस्ट बी हैपनिंग। वहां पर तो बस हो रही हैं चीजें। तो कि वहां पर उसको अपनी बीवी से मिलता है वो। अब प्लैनेट बंदे की मेमोरी को इस्तेमाल करके और उसके सामने उसका पास्ट प्रेजेंट कर देता है, और ये दिस इज हाउ एलियन इज बीइंग इंटरप्रेटेड इन। और मतलब कि अगर मैं टियांग, क्या नाम था जो बंदा, नहीं अराइवल वाला बंदा जिसकी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, जिसमें टेड चियांग नाम है शायद, टेड चियांग, अराइवल अराइवल हाँ, मतलब कि हम तो हिंदी वाले बोलेंगे, टेड चियांग ही है। तो अराइवल में भी बहुत, मतलब उन्होंने डाइग्रेस करने की कोशिश की द आइडिया ऑफ एलियन को, टाइम के आइडिया को उन्होंने सर्कुलर करने की कोशिश की, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को उन्होंने। और इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल नहीं है। मतलब जो टेड चियांग का जो शॉर्ट स्टोरी है जिसके ऊपर अराइवल बेस्ड है, वो शॉर्ट स्टोरी है। और
लेकिन उसके अंदर में भी देवर एंटिटी, ना मूवी में भी देखा आपने कि एंटिटी है, भले से टाइम के लूप को उन्होंने चेंज किया, भले से लैंग्वेज के को उन्होंने अलग तरीके से हैंडल किया, विच वाज वेरी ब्रिलियंट, लेकिन तार्किविस्की तो अलग ही निकल गए भाई। वो बंदे ने तो प्लान ओशियन को कॉन्शियस किया था, और फर्स्ट प्रिंसिपल से 1970s की ही मूवीज हैं उनकी सारी मूवीज, दिमाग खराब करने वाली होती है। तो बाप आदमी तो दिस आइडिया कि हम लोग बाधित हैं अपने तरीके से सोचने के लिए, एंथ्रोपोजेनिक थिंकिंग जिसको बोलते हैं। तो यस, एंथ्रोपिक जो शब्द है ये जो लेकर के बैठे हैं, ये यही वाला है कि हाँ कि यस। तो मतलब कि पॉइंट इज कि एलियन के आइडियाज ना सच में इतने इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनको खोलना ही नहीं है उसको। इनको बस वही चाहिए कि आंखें बड़ी, हम पे राज कर रहे हैं, वो जो मतलब कि वो एक कदम से भी आगे नहीं जाना चाह रहे, वो अपने इस आइडिया को हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि एलियन जैसे इतनी फैसिनेटिंग चीज को इतना बोरिंग बना देते हैं, उनको भले को इंटरेस्टिंग लगता है, डम डाउन कर देते हैं, बहुत बहुत ज्यादा डम डाउन कर, मतलब वो कहते हैं ना आप अब जैसे इस्तेमाल करते हैं सब शब्द का कि अपनी पराकाष्ठा का जो इस्तेमाल किया जा सकता था हाँ नहीं करते लोग वो, इट्स सच। अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया था, लेकिन अभी हमने जब 2 मिनट भी बात की फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एलियन, तो हमें पता चला कि लोगों ने कितना अच्छा काम किया हुआ और उसके ऊपर डिस्कशन कितना खूबसूरत हो सकता है असल में। और वो पूरा बैंडविड्थ है, वो बहुत सिंपलेस्ट ऑफ एवेटार का जो वर्ल्ड है वहां से, बहुत सिंपलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेकर के तार्किक और उससे भी आगे जा सकते हैं लोग, तो उससे भी आगे जा रहे हैं। मतलब स्ट्रेंजेस्ट से स्ट्रेंज आइडिया भी अगर हम लोग सोच ले, जो कि लग रहा है कि ये तो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम आउटलायर साइड में भी आ गया, वो भी तो बाधित ही हम लोग, हमारा जो पॉसिबिलिटी ऑफ बारे में। हाँ मतलब ये वही, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। इसको मैं मालूम है कैसे बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ कि अननोन स्क्वायर, कि कुछ चीजें हैं जो कि हैं लेकिन अपन नहीं जान पा रहे हैं उनके बारे में, और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि हमें क्या नहीं मतलब जैसे एग्जांपल से, जैसे कि अभी हम ब्लैक होल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो इट इज अननोएबल ऑफ फर्स्ट डिग्री। लेकिन 1800 के अंदर में ब्लैक होल वर सेकेंड, मतलब अननोएबल स्क्वायर, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती होगी, तो वो अननोएबल स्क्वायर का वर्ल्ड था 1800 का ब्लैक होल को लेकर के। अभी चल रहा है अननोएबल, अभी 2026 में अननोएबल स्क्वायर पे कितनी चीजें बैठी हैं, अपने को वही आइडिया नहीं है कि अब सोचिए कि फ्यूचर में लिटरली हम लोग एलियन से इनकाउंटर कर लेते हैं, क्या ज्ञान चक्षु खुलेंगे हमारे। मतलब मुझे लगता है कि गजब ही पर्सपेक्टिव बदल जाएगा चीजों का। अगर आपको याद हो कार्ल सेगन, मेरे को कम ही पिक्चर्स हैं जो कि मूवी अडेप्टेशन लोग हमेशा गाली ही देते हैं कि क्या मूवी में हक दिया, ये नॉवेल इतना अच्छा था। तो वो अकेली मूवी है जिसमें मेरे को मूवी एक कदम ज़्यादा बेहतरीन लगी थी, एंड दैट, और कार्ल सेगन की ही नॉवेल है कॉन्टेक्ट, और कार्ल सेगन की देख रेख में ही मूवी ने अपनी फेस पाया था जो भी उसने पाया था। और उसमें वो मतलब कि कभी दिखाया नहीं, मतलब कि हम उसमें ये दिखाया कि अंत में जाकर के कि भी जब हम देखेंगे भी तो अपने ही आइडियाज को इम्पोज कर दिया हमने उस पे, मतलब कि उसका जो मटेरियलिस्टिक अवतरण दिखाया है कि वो अवतरित किस तरीके से व्यक्ति के सामने हो रही है चीज, वो भी हमारे ही सेंस ऑर्गन से बंधी हुई है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कितना ही, क्योंकि वो डम डाउन करते हैं ताकि ये व्यक्ति उसको महसूस कर पाए, क्योंकि हम तो लिमिटेड है ना अपने हियरिंग कैपेसिटी, विजुअल कैपेसिटी और बाकी सब चीजों के अंदर में। बिल्कुल इतना यार इंटरेस्टिंग है एलियन का वर्ल्ड, बैठ जाएंगे ये बना देंगे बस एकदम से वो देखा, इरिटेशन आ गई, इतनी बढ़िया बातें हो सकती है और ये पॉडकास्ट बन गया। सुनो अभी जो फाइल्स निकली है ना उसके बाद भाई ने बनाई है ये वीडियो। एलियन रिवील हो चुके हैं, बोला था ना BMIFF ने, इतनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हुई है कि इस पे पूरा पॉडकास्ट बना दे। बट तुमने भाई जीवन बना दिया उस पे, समझ रहे हो, तुमने करियर बना दिया उस चीज पे, मेरा पॉडकास्ट नहीं बना सकते आपके अगले फेवरेट
आप ऐसे सर ऊपर करके 9 प्लैनेट्स देख सकते हो? कभी भी देख सकते हो? नहीं देख सकते। वो एक लाइन में अगर दिखते भी होंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो तारा है कि प्लैनेट है, तो एक जैसा दिखेगा। आपके देश में 9 ग्रहों की पूजा आज से हो रही है या नासा बनने के बाद से हो रही है? 9 ग्रहों की पूजा हजारों साल से हो रही है। गृह प्रवेश में 9 ग्रह की पूजा होती है, कोई नया काम चालू करते हैं तो 9 ग्रह की पूजा होती है, घर में किसी का जन्म होता है तो 9 ग्रह की पूजा होती है, किसी की मृत्यु होती है तो उस पाठ में भी 9 ग्रह की पूजा, हर चीज में हम लोग 9 ग्रह की पूजा करते हैं। चावल का ढेर लगाते हैं। चले चले, ये तो सेम ही बात रिपीट कर रहे अरे हैं आप तो। महाराज को आउटरीच कौन प्रोग्राम बताए में कि राहु केतु को मिला के 9 प्लैनेट्स हो रहे हैं, सन को भी प्लैनेट माना गया है। तो ये तो मतलब कि मतलब हम तो ये बात एक दो तीन लाइनें जो हम हमेशा से चिल्लाते आ रहे हैं वो बोल देते हैं, और उसके बाद ना मैं आई रियली वांट कि कुछ इसका ना इनको एंकर की तरह इस्तेमाल करके आप मुझे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताना जो आपके हाँ। एक्चुअल एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहाँ के। तो जो टिपिकल बातें हैं वो तो हम बोल ही देते हैं एक लाइन के अंदर में कि भैया देखो सन भी प्लैनेट में ले लिया, ये भी ले लिया, यहाँ तक कि जब हम कहते हैं ना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो ये जो राहु केतु है ना वो इस वाली जगह पे हैं, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि वो नेपच्यून और प्लूटो वाली जगह पे नहीं है, वो नहीं है, यहीं पास वाली जगह एग्जैक्टली। पर हैं अकॉर्डिंग टू जो और वो ग्रह भी नहीं है, वो मतलब सेलेस्टियल बॉडीज भी नहीं है, वो तो है कि खा लिया है लिटरली, राहु ने चंद्रमा को खा लिया है, तो वो ग्रहण 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 लग गया है, तो वो केवल उनका लेना-देना वहाँ से था। तो ये तो टिपिकल हमने इतनी बार रिडंडेंट बातें हैं जो हो गई हैं, बट ये मैं ये पर्टिकुलर रील मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मुझे मालूम है योर आउटरीच प्रोग्राम कि आप किस तरीके से बाहर गए, दिखाते हैं लोगों को। मैं कभी नहीं पार्टिसिपेट तक नहीं किया है मैंने। तो प्लीज़ वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कांड-वांड हुए हों, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ रही, वहाँ घुमाओ हमें ज़रा एक बार। मतलब ये जो बात है, जब भी एस्ट्रोनॉमी सेशन करवाते हैं तो ये बहुत ही कॉमन अक्रेंस है जो भी करवाते हैं कि हमेशा लोग इन राहु केतु और ये जो एस्ट्रोलॉजी इन सबसे रिलेटेड तो बात पूछते ही पूछते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात यही आ जाती है कि ये चीज तो क्लैरिफाई कर देते हैं, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि ये जो हम पहले 9 प्लैनेट्स की डेफिनेशन से आया था, जो बाय द वे आज 9 प्लैनेट्स है भी नहीं, 8 प्लैनेट्स है, हम वो 9 नंबर पे कैसे पहुंचे? मतलब कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दी होल प्रोसेस कि हम लोग किसी रिजल्ट पे कैसे आ रहे हैं। हम लोग कुछ पैटर्न्स देखते हैं, उन पैटर्न्स को देख के स्टडी करते हैं, उनकी हायरार्की हम लोग बनाने लगते हैं, उनको क्लासिफाई करने लगते हैं। उस क्लासिफिकेशन में फिर हम लोग कुछ ऐसे हमारे हिसाब से रूल्स बनाने लगते हैं कि अगर ये प्लैनेट सो एंड सो रूल फॉलो करे, मतलब ये ऑब्जेक्ट सो एंड सो रूल फॉलो करेगा तो हम लोग इसको प्लैनेट बोलेंगे, ये कुछ ऐसे रूल फॉलो करेगा हम इसको स्टार बताएंगे। हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए कुछ ऐसे रूल बना दिए थे। उस ऑब्जेक्ट का व्हाटसोएवर कुछ लेना देना नहीं है हमारे उसको कुछ भी बुलाए जाने पर। आई मीन आई कैन मेक अ डेफिनेशन जिसमें मैं अभी हमारे सोलर सिस्टम में कम से कम 50 प्लैनेट्स कर सकता हूँ। मुझे बस डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करनी है और खत्म, इनका हुँ, कोलैप्स वही हो जाएगा आर्गुमेंट। तो हुँ, वही है कि जैसे प्लूटो को क्यों हटाया हम लोगों ने, हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी अगर हम लोग प्लैनेट मान रहे हैं तो उसका खुद का एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट होना चाहिए। दूसरे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में भले ही वो आए लेकिन अपने ऑर्बिट पे वो फिक्स रहे। प्लूटो ठहरा दल्ला प्लूटो कहीं भी चला जाता था, वो अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाता था। तो इसी नाते मतलब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि प्लूटो छोटा था इस वजह से हम लोगों ने, नहीं, छोटे इससे कुछ लेना देना नहीं है, उस बेचारे के पास खुद का एक फिक्स ऑर्बिट नहीं था। एंड नहीं, जो हम लोग मैं भी दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी राइट नाउ, तो अच्छा प्लीज़ हाँ आराम तो से टेक योर टाइम। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक। तो हम लोग जनरली ये मिथ बहुत फैला हुआ है कि प्लूटो साइज में बहुत छोटा था इसलिए उसको प्लैनेट की उससे हटा दिया, कि इसका कोई वो वैलिड रीजन नहीं है। प्लूटो का बस सिंपल सा है कि वो एक ऑर्बिट खुद का फिक्स फॉलो नहीं कर पा रहा, तो वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ जाता था, कभी नेपच्यून के इन्फ्लुएंस में आ गया, कभी किसी और प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो उसका एक फिक्स ऑर्बिट नहीं हो पा रहा था। हमने जो बेसिक डेफिनेशन बना रखी थी कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम इसे प्लैनेट बताएंगे, प्लूटो वो फुलफिल नहीं कर पाया। क्योंकि प्लूटो फुलफिल नहीं कर पाया तो हमने उसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया। तो सर जी को मैं बस यही बोलूंगा कि वैसे तो 8 प्लैनेट्स है अभी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बोल देते तो बढ़िया रहता हुँ। पॉडकास्ट में। वो लेकिन मेरे ख्याल मतलब से 9 में आपने जैसे ही बोला था ना 9, तो मेरे दिमाग में ये आया था कि भारतीयों का मतलब भारतीयों का क्या मतलब 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ तो हर जगह से दिखी ना, मतलब दुनिया में जितने भी देश वगैरह हैं पुराने वाले चाहे वो मिस्र हो, मेसोपोटामिया हो, भारतीय हो, सब चाइनीज़ हो, सबने एटलीस्ट 7 सेलेस्टियल बॉडी का ज़िक्र किया है क्योंकि यू वर एबल टू चाहे थोड़ा-सा एडेड इक्विपमेंट से या विदाउट एडेड इक्विपमेंट से आप देख पाते थे तो 7 थे, और 2 हम लोगों ने वो राहु केतु क्योंकि वो अभी वी वर ट्राइंग टू डिफाइन और वी वर ट्राइंग टू फाइंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रहण, तो शायद उसके लिए हमने राहु केतु की एग्जिस्टेंस को लेकर के आए थे एंड 7+2 शायद 9 बन गया था। ये मेरे हाइपोथेसिस है, मैं बस मेरे वो एक्सप्लेनेशंस नहीं है ये।
इसका तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं, लेकिन मेरा जो मानना है ना कि अगर हमें किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानना है कि वो एस्ट्रोनॉमी में कितनी पकड़ रखते थे, तो उन्होंने जरूर एक चीज को आंसर करने की कोशिश की होगी। अगर उस चीज को पकड़ के वो आंसर करने का ट्राई कर रहे, दैट मीन्स कि उनका इन्वेस्टिगेटिव नेचर था, और वो है रेट्रोगेट मोशन, मतलब अर्थ हमारी ऐसे स्पिन कर रही है। हाँ। तो सीधी सी बात है कि ये जो स्टार्स है मेरे, ये स्टार्स तो यहाँ पर फिक्स रहने वाले हैं। अगर स्टार्स यहाँ पर फिक्स रहने वाले हैं और अर्थ इस तरीके से स्पिन कर रही है, तो हमको ऐसा दिखेगा जैसे सारे के सारे स्टार इस तरीके से जा रहे हैं। लेकिन वंस इन अ व्हाइल हम देखते थे कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, सारे प्लैनेट्स इस तरफ, सारे स्टार्स इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा जा रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था। जिस भी सिविलाइजेशन ने ऐसी छोटी छोटी चीजें पकड़ी हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन में हुआ है, आर्यभट्ट ने भी काफी ट्राई किया था इनकाउंटर करने का रेट्रोगेट मोशन। वो अलग बात है कि कितना पॉसिबल सोल्यूशन आ पाया उसका, क्योंकि ऑर्बिट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिक्स होती है अपने में, और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को उस चीज को उतना स्टडी कर लेना अपने में बहुत ही चैलेंजिंग था। टॉलेमी ने बहुत अच्छे थ्योरीज दी थी टॉलेमी, लेकिन उसमें भी थोड़ा फेल कर गए थे उन्होंने। बेसिकली टॉलेमी का तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि वो गलत रीजन से सही आंसर पे आ जा रहे थे। तो ऐसे हमारे हिस्टोरिकली आया है। तो यस, मतलब हम लोगों ने अगर रेट्रोगेट मोशन भी स्टडी करने का ट्राई किया है अलोंग विद जो एक्लिप्सेस और ये सारी चीजें हैं, तो दैट शोज कि इंडियन सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस थी। लेकिन वही है ना कि गणित ज्योतिष को जब ये फलित ज्योतिष से कंफ्यूज कर देते हैं और फिर अलग अलग चीजें मिला देते हैं, तो फिर यही हो जाता है कि वही ना कि आपने घर की पूजा में 9 प्लेनेट रखवाए हैं ताकि आपके घर में सुख शांति रहे। ये आ गया ना सीधे सीधे। हम इस सूडो साइंस के खिलाफ खड़े हुए हैं। प्लीज, मतलब कि कैलकुलेट करना है कौन सा, मतलब जैसे बर्ड वॉचिंग है तो आपका लोग प्लैनेट वॉचिंग और क्या बोलते हैं, स्टार गेजिंग, और मतलब स्टार गेजिंग के अलावा प्लैनेट वॉचिंग को कुछ और बोलते हैं क्या? जैसे नहीं, मतलब जैसे स्टार गेजिंग ही नहीं, रहता है। स्टार गेजिंग ही कह लेते हैं, ठीक है। तो जब लोग स्टार गेजिंग कर रहे हैं कुछ, तो क्या लगता है अकेले लोग ज्यादा करते होंगे क्या? कि कुछ बैठे हुए हैं छत पर और केवल डेली बैठकर। टाइको ब्राहे, आई गेस टाइको ब्राहे का था, किसका था? 2 बंदे थे ना, एक बंदा था जिसने डेटा लिया था, एक बंदे ने एनालाइज किया था, कैपलर, और दूसरा मुझे एक तो एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन आपने ये बात तो सही बोली कि अब पहले के टाइम पे तो होता भी होगा ना कि खाली बैठे हैं, आसमान में देख रहे हैं, थोड़ा पैटर्न दिखे, यार परसों तो ऐसा नहीं दिख रहा था, आज ऐसे कैसे दिख गया। ऐसे ही करते करते हर सिविलाइजेशन में बड़ी होगी एस्ट्रोनॉमी। वो क्योंकि डिपर वाला हो कि डिपर वाले से सीध में आपका ध्रुव तारा मिल रहा है और वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, डेली वहीं का वहीं रहता है, बाकी कर रहे हैं थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज, तो इतने लाखों लोगों में से कोई बैठा होगा कि कॉपी पेन लेकर के देख लेते हैं कितना चेंज हो रहा है। बाकी फिर तो पैसे वाले लोग तो चाहिए थे, मतलब कि पैसा तो चाहिए था उस जमाने में, अगर तुम्हें स्टार गेजिंग भी करनी है तो। उस दिन हम पता नहीं कब मैं बैठ करके डिस्कस कर रहा था कि मतलब बहुत तगड़ा प्रोसेस होता था। जैसे लेटर्स हैं लोगों के कि राजा को भेज रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और आप मुझे मतलब ये वाली सहूलियतें प्रोवाइड कर दीजिएगा मेरे रिसर्च के लिए। बेसिकली मैं लियोनार्डो का लेटर था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। खैर आइए सर, आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा शरीर दो, अगर ऊपर से ऐसे बांटते हैं तो 2 पार्ट में बटा होता है, निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में। 2 ध्रुव है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, जिसे हमारे सनातन में अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है। शिव जी का एक रूप देखेंगे अर्धनारीश्वर, आधी नारी आधा नर। हमारा शरीर वैसा ही है, अर्धनारीश्वर, आधा निगेटिव है आधा पॉजिटिव है। और हमारे हाथों में कितना मैग्नेटिक पावर है ये मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि हमारे हाथों में कितना चुंबक है। 5 उंगलियों को ऐसे करें, सभी ऐसे करें और इसको ऐसे जोर से पकड़ें, जोर से देखें आपके शरीर में कितना चुंबक है और कैसे एक दूसरे को खींचता है। इस दोनों को ऐसे पकड़ें और ये दोनों उंगलियों को खोल दें, मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं, मैक्सिमम खोलें और आंखों को बंद करें, मैक्सिमम खोलें और कोशिश करें कि ये टच ना हो। दीपक जी ऐसे खोल दें दोनों उंगली। यस। अच्छा, डू यू रिमेम्बर कि बचपन में ये हम बहुत पॉपुलर था ये पर्टिकुलर चीज, और इट हैपेंस कि ये मतलब कि आपको शायद नहीं होगा, लेकिन हम ये बहुत करते थे हम लोग पॉपुलर कि इनको नहीं छूना और वो छू जाती थी। और क्या नाम है, प्लीज यू टेक इट, फिर मैं कुछ मतलब कि बायोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव्स बताऊंगा इसके लिए। बट सर का पहले आप खंडन करें कि किस तरीके से कि हम लोग चुंबक हैं, आधी आधी चुंबक।
पहली चीज तो चुंबक होता क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही मतलब बात। कि मैग्नेटिक फील्ड, मेरे को ना मैं आई बस थिंक एक सेकंड, इट्स, हाँ। मेरे को ना एकदम से वो याद आया, ढोल धमाल वाली मूवी है ना, उतारने से पहले हम पहले ये सीखेंगे कि प्लेन उड़ाया कैसे। बिल्कुल। लेकिन लेकिन तो जरा इट वाज समझ लेते हैं ब्रिलियंट कि यार, आप यू ये टेक योर टाइम। चुंबक क्या होता है। और मतलब कि मैं सच बताऊं, अगर मैं अपने स्कूल में भी रहा हूँ, बैचलर्स में भी रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज रही होगी जिसने मुझे मैग्नेट से ज्यादा फैसिनेट किया होगा। क्योंकि देखने पे एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक जादुई सी पावर है कि वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब कि कितना लोगों का दिमाग खराब हुआ था जब उन्होंने चुंबक देखा था कि ये कैसे कर ले रहा है। वो तो धीरे धीरे हम लोगों ने स्टडी किया कि होता कुछ नहीं है, ये जो चुंबकीय पावर है ये तो सब जगह है, बस यहाँ पर कुछ एटम्स जो है वो अलाइन हो गए, और इस तरीके से अलाइन हो गए कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम रेजोनेंस, मतलब साथ में आके स्ट्रॉन्ग फील्ड बना ले रही है, जिसकी वजह से फिर अट्रैक्टिव फोर्स आ जा रहा है। तो बेसिकली है हम लोगों के अंदर वो सारे एटम जिनसे मैग्नेटिक पावर आ सकती है, जिनसे मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। लेकिन हमारे हाथों के एटम्स को बहुत ही उस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, बहुत ही सिंक तरीके से अरेंज होना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसी चुंबकीय पावर आ जाए। अब कोई सवाल पूछेगा कि हाथों में क्यों नहीं होता, बिकॉज आप ज्यादा बेटर बना पाएंगे कि हमारे जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मॉलिक्यूल्स में कितने फ्रीडम अलाउड हो जाती है। जनरली जो आयरन होता है, आयरन इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उस फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो बात ये नहीं है कि हमारे अंदर चुंबक बन सकता है कि नहीं, फंडामेंटली फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बन सकता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली बन सकता है? नहीं। और आप ये देखो ना कि वो कितना कि हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठे। हम लोगों ने बोला हम्म। कि इट इज, मतलब कि सरकार तो उससे लेना देना दूर दूर तक नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि ये तो खैर पहली बात तो ये तो फिजियोलॉजी है, बॉडी की थक जा रही है उंगली, और पावर ऑफ सजेशन, 3-4 चीजें मिलकर के वो आपकी दर्द उंगली होने लग गई थी। थक जा रही है। वरना तो आपके आपके पास जो असल चुंबक होती है ना, उससे भी आपकी उंगली आप चिपका ऐसे मतलब फील कर पाते हैं ना आप, कि आपकी उंगली भी चिपक रही है अगर सच में ही चुंबकीय क्षेत्र होता। बट खैर मैं तो चल रहा हूँ उस वाले पर्टिकुलर पोर्शन पे कि जिसका हमने फायदा उठाया। आप देखो ना कि जितनी भी टेक्निक्स हैं, ईसीजी क्या है, वो भाई ईसीजी के अंदर में आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि आपके दिल के अंदर में जो आपके न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, वो इस मेरे स्किन के थ्रू ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूँ और उस एक्टिविटी को मेजर करके आई कैन फाइंड आउट कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। और देखो कि मतलब कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे न्यूरॉन्स जाते हैं, मतलब कि जब सेल है तो सेल में सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर, तो आयंस का ऊपर नीचे चल रहे हैं, वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की फॉर्म में फील हो जाता है। तो उसी से हमने 2 चीज़ें बना ली कि ईईजी और एमईजी के इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के भैया आप ब्रेन की क्या 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 पकड़ पा रहे हैं, आप ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और एमईजी मैग्नेटिक एन्सेफेलोग्राम के ब्रेन की मैग्नेटिक एक्टिविटी को भी पकड़ पा रहे हैं। अभी मेटा वालों ने पेपर पब्लिश किया था, ब्रेन 2 कोर्टी के नाम से, शायद हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि वो बंदा केवल ईईजी और एमईजी की रीडिंग ले रहा है, उन्होंने हेलमेट बनाया है, और 80% एक्यूरेसी के साथ दे आर एबल टू टेल कि बंदा टाइप क्या कर रहा है। मतलब देख रहे हो कि हम वो बंदे की जो सच में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एक्टिविटीज जो एग्जिस्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर में, हमने उसका फायदा उठा करके कहाँ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारे पास इसकी भी एक्सप्लेनेशन है कि ये सिंपली आपका फिजियोलॉजी से डिफाइन हो जाएगा कि उंगली थक रही है, थोड़ा सा पावर ऑफ सजेशन भी होता है और आप मिल जाएंगे वो पर्टिकुलर उंगली। और सर ने बोला ना अर्थ नारेश्वर वाला, मालूम है, मतलब जस्ट एक बर्ड्स में ये होता है, बर्ड्स में आपको मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा कि बर्ड्स में लिटरली हाफ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बीच में से हाफ रेड और हाफ वाइट, गाइनेंड्रोमॉर्फ बोलते हैं इनको, कि लिटरली दिस इज हाफ फीमेल हाफ मेल, मतलब कि एग्जिस्ट करती हैं इस तरीके की चीजें। ह्यूमंस में नहीं है, बट ह्यूमंस में तो मतलब कि इंटरसेक्स बोल देते हैं। ह्यूमन में मतलब पॉइंट इज कि वो जो होता है ना कि बिल्कुल बीच में से ऐसे बंदे को काटो तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ मेल और फीमेल बनना चाहिए, वो हम में नहीं है, ह्यूमंस में नहीं है, लेकिन बर्ड्स में मैं इमेज लगा दूंगा, गायनेंड्रोमॉर्फ्स बोलते हैं उनको, और वो वाकई में हाफ मेल और हाफ फीमेल होती हैं वो।
सिर्फ 15 मिनट चांद की रोशनी में बैठ के आप अपने इर्रेगुलर पीरियड्स, आपके पेट में अगर ज्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं, रात को नींद नहीं आती है, ओवरथिंकिंग ज्यादा होती है, तो सिर्फ एकादशी वाले दिन 15 मिनट चांद के नीचे बैठ के आप इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हो। सिर्फ 15 मिनट छत पे जाके आपको आराम से बैठना है, लेकिन खास करके ध्यान देना कि एकादशी वाला दिन हो। बाकी अगर सीवियर प्रॉब्लम हो तो हमसे कंसल्ट कर सकते हो। ये आखिरी लाइन बस इम्पोर्टेंट थी। बाकी तो मुझे लग रहा है सर आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती होंगी, थोड़ा सा चांद में बैठा करो भाई। मतलब इस लॉजिक से पुराने टाइम में जो बाहर खटिया वटिया बिछा के सोते थे गाँव है ना? दराज में, तो पहले ऐसे ही सोया जाता था। वहां तो हाँ, औरतों को फिर अभी भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अभी भी इंडिया के अंदर में अभी भी जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों की, और मतलब सोचो ना कि ये लोग बोलते हैं कि चांद की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो सबकी सेम पे होनी चाहिए थी ना फिर। अगर चांद ही रीजन है, इफ देयर इज वन रीजन, और ये बात इतनी पुरानी है, ये मिथ इतना पुराना है कि हमारी जितने भी आइडियाज और शब्दावली भी निकली हुई है ना, वो भी चांद और इसकी वजह से ही निकली हुई है, मतलब मेंस्ट्रुएशन और चांद की वजह से ही निकली हुई है। औरतों को बोला जाता था कि भैया कि ये पीरियड्स के वक्त में पगला रही है, और क्योंकि पीरियड्स का रिलेशनशिप आता है लूनर से, तो ल्यूनेटिक जो है वो तक चांद शब्द से ही आ रहा है कि ल्यूनेटिक हो जाना, मतलब कि हमारी भाषा में भी वो बहुत बढ़िया तरीके से घुसा पड़ा है, कहीं और नहीं है। तो क्योंकि ये पता है ना आपको कि जो हमारे ये होते थे ना कि सिगमंड फ्रॉइड वाले भाई साहब वगैरह, और उस टाइम पर जितने भी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, वो ये बोलते थे कि औरत पगला रही है क्योंकि उसका जो यूट्रस है वो उसकी बॉडी में घूम रहा है। ये दिस वाज द वेरी एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ औरत के बिहेवियर को लेकर के। जब भी सूडो साइंस पे डिमार्केशन प्रॉब्लम समझानी होती है तो उसमें हमेशा सिगमंड फ्रॉइड को ही लिया जाता है, क्योंकि एक ऐसा नाम है जो बहुत ही बड़ा भी है, इन अ वे रेप्यूटेड भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। चांद को लेकर व्हाट वाज योर सबसे बेहतरीन चीजें, आप जब ये जिंदगी चली तो चांद को लेकर के वो क्या क्या आइडियाज थे जो आपको सबसे खूबसूरत लगे कि दिमाग खराब हो गया भाई से, ये मतलब चांद से रिलेटेड आइडियाज? देखिए, चांद तो ऐसी चीज है जो अब तो एक बड़े होने के बाद तो रोमांटिक वे में लोग रोमांटिसाइज करने लग जाते हैं, तुम मेरी चांद हो, तुम मेरी ये हो। लेकिन वो जो एक फेज आता है जब हम सही में छोटे रहते हैं और ऊपर देख रहे होते हैं, तब बात तो एक दिमाग में आती थी कि इस चीज में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा दिख रहा है, और ये स्टार्स इतने छोटे छोटे क्यों दिख रहे हैं, जो बिल्कुल भी समझ नहीं है। बाद में रैंडमली किसी इंसाइक्लोपीडिया में ये थ्योरी पढ़ ली कि ये पहले धरती का पार्ट हुआ करता था, फिर उसके बाद आया कोई बहुत ही बड़ा सा कोलिजन हुआ, फिर ये अलग होके निकल गया। एंड जब मैंने ये पढ़ा तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो आई थिंक आज भी यही फैक्ट मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि वहां पर जो भी एलिमेंट्स कोर वगैरह में है, एक टाइम पे अर्थ के पार्ट में भी पार्ट हुआ करते थे। तो हम लोग इन अ वे बहुत ही ज्यादा ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारा ही पार्ट है वो बेसिकली। मुझे जो फैसिनेटिंग लगता है ना वो ये है कि हमारा ऑब्सेशन विद सोना चांदी, क्योंकि आप देखो ना कि सोना स्वर्ण सूरज और चांदी चांद मतलब कि दोनों अपने अपने कलर, और कि हम लोग अभी तक सोना, मतलब कि जब से इनका नाम आया है से लेकर के आज तक, जब सोने और चांदी का दाम इतना बढ़ा हुआ है, बीच में सोना चांदी च्यवनप्राश सब कुछ आया, कि वी आर सो ऑब्सेस्ड विद सोना और चांदी कि दो सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज। ये हाइपोथेसिस है, मेरे को पता भी नहीं है कि इफ इट इज रियली ट्रू। पता चले कल को चांद का नाम चांदी से नहीं आ रहा है, या सूरज का नाम स्वर्ण या सूर्य से नहीं आ रहा है, मतलब कि एटिमोलॉजिकली कहीं तो कुछ तो शब्द पीछे जाकर के मिल रहे होंगे, क्योंकि दिख रहा है यार साफ के ठीक है, चांद थोड़ा सा चांदी दिखता तो है, सोना सूरज की तरह थोड़ा सा दिखता तो है, कहीं ना कहीं पीछे मिल रहे होंगे शब्द। दिस इज माय हाइपोथेसिस। लेकिन इससे शब्दों का जो इवोल्यूशन है उसके बारे में कितना बढ़िया तरीके से पता लगता है कि हम लोग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है, हम लोग क्योंकि इमोशंस को कैसे प्रकट करें, किसी भी क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस को कैसे बताएं, तो जो भी हम लोगों को आसपास रिसेम्बलेंस मिल रहा होता है हम लोग उसके लिए ट्राई कर रहे होते हैं, और ये इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है कि आज भी हम लोग कहते हैं सन राइज कर रहा है, सन सेट कर रहा है, जबकि आज हम लोग को पता है कि इट्स नॉट सन विच इज डूइंग एनीथिंग, इट्स अस बेसिकली। लेकिन वो शब्दों में इस तरीके से इंटीग्रेट हो गया है कि उसका लिटरल मीनिंग हम मानते ही नहीं है। मैं कभी चांदनी को भी नहीं समझ पाया कि वो टेल मी
टेल मी कि व्हाई व्हाट इज चांदनी आम जनता जो समझती है वर्सेस एक व्यक्ति जो लाइक एस्ट्रोनॉमर, मतलब एस्ट्रोलॉजर क्या समझता है चांदनी से और एक एस्ट्रोनॉमर क्या समझता है चांदनी से। मेरे को तो हमेशा जो जो हेजीनेस आ जाती थी कभी कभी, मतलब जैसे मेरे हिसाब से, मतलब दिस इज मी, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है चांदनी की, जब थोड़ा सा हेलो ग्लो सा आता है ना, तो वो मेरे को लगता है ऐसा चांद की चांदनी। तो व्हाट इज दैट, क्या है, क्या मतलब उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है क्या हमारे पास? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम एस्ट्रोनॉमर्स के लिए चांद की चांदनी सबसे बड़ा दुश्मन होती है, क्योंकि अगर हम लोगों को कैसे? आसमान में तारे देखने हैं, प्लैनेट्स देखने हैं, तो हम लोग को चाहिए पिच ब्लैक आसमान, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है चांद की। अगर आप कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स की हिस्ट्री देखें, तो उन्होंने सम ऑफ द बिगेस्ट जो डिस्कवरीज की है, उसके लिए वो वेट करते थे कि कब चंद्र ग्रहण होगा, कब ये चांद नहीं आया रहेगा, और कब हम लोग फिर अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे। एस्ट्रोनॉमी सेशन करवाते हुए भी लोग पहले बड़ा खुश हो जाते थे, आज तो चांद बहुत अच्छा दिखा है। हम लोग थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, अरे यार आज अच्छे से नहीं दिखने वाले स्टार्स और प्लैनेट्स। तो हम लोग तो पहले तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में देखते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाकी की दुनिया किस तरीके से देखती है। लेकिन हाँ, फैसिनेटिंग तो है कि वही सन की लाइट जाती है, उसके लिटरली चांद के कलर की वजह से उस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, बहुत ही कम इंटेंसिटी होने के बाद। मतलब कि कितना मटेरियलिस्टिक रीजन है हमारे पास, कितना बेसिक सा रीजन है हमारे पास, लेकिन कितनी ब्यूटीफाई सी और अलग सी एक्सपीरियंस दी जाती है वो चीज। I mean, I think this is one of the reason I like traveling is because मैं वही देखता हूँ कि इतने रैंडम से हुए इवेंट्स और फिनोमिनास की मदद से कुछ चीजें बनी, और फिर उसका कैसे एस्थेटिक अपील हमारा ब्रेन ढूंढने लग जाता है। यस, टू आइडियाज ऑफ ब्यूटी, वो डेविड डॉइच का लेक्चर है ना ऑब्जेक्टिव ब्यूटी को लेकर के। अरे ये भाई साहब को लेते हैं, जरा कुछ बेच रहे हैं। पंडित जी, मेरी माता जी को बीपी है और दूर दूर के डॉक्टरों को दिखा लिया है, उनका बीपी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, परेशान हो गया हूँ। आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए हरिद्वार में पहुंच चुका हूँ। पंडित जी इलाज बता दो ना। तो वो इलाज नहीं, साधारण सा इलाज है। अच्छा, क्या रहेगा? हमारे पास एक माला होती है, हजारों साल पुरानी, जो बर्फ होती है, बर्फ पे बर्फ जमती रहती है। नीचे की जो बर्फ है, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण एक ठोस पदार्थ बन जाती है, उसको स्फटिक कहते हैं। ये माला ऐसी है, आप इसको पहना दीजिए, ये समझ लो 36 घंटे के अंदर वो दवाई छोड़ देंगी। इसको कहते हैं स्फटिक की माला, यानी बर्फ की माला। इसकी पहचान यह है, जो व्यक्ति इसको अगर अंधेरे में रगड़ेंगे हम लोग, तो इसमें स्पार्किंग आएगी। अच्छा, प्लास्टिक और कांच होगा तो उसमें बिल्कुल स्पार्किंग नहीं आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जरा बेटा लाइट बंद कर दे। अब देखिए, आप गौर से थोड़ा सा देखना, हल्का सा इसमें अंधेरा सा आएगा। ये, अरे वाह, ये ओह तेरी की, ये इसकी असली की पहचान है। ये इसकी असली की पहचान है। व्यक्ति पॉइंट इज के हम लोग पूरा स्पेक्ट्रम कवर करना चाहेंगे। आप प्लीज यू टेक इट अवे, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या तो इन लोगों ने जो पहले ही बकवास कर दी है कि बर्फ के ऊपर बर्फ और उसके नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये चीज बन जाती है। प्लीज, मैं वो सारी चीजों से, मतलब मैं तो भूल ही गया, मैं तो वो चमक देखने के चक्कर में रह गया। निकली होगी बट मुझे नहीं दिखी इस वीडियो में। तो मतलब मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी आप लेंगे तो फ्रिक्शन तो है ही, मतलब कि मतलब जिस दुनिया में, हाँ, जिस दुनिया में मतलब पत्थर से आप आग लगाने की लोग प्यार से लगा सकते हैं, तो उस वहां पर भी ऐसे कि कुछ पत्थर होते हैं इस तरीके से, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वो प्रेशर जैसे ही आता है आपका, तो प्रेशर की लाइटर के अंदर में जब हम इस्तेमाल करते हैं या घड़ी के अंदर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेशर के को जब कन्वर्जन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक की फॉर्म में हो जाता है, बस कन्वर्जन इतना है। पीजियो इलेक्ट्रिक कि उसका जो आप उस पे वार करेंगे अगर, तो वार करने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल और वो स्पार्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उसको लाइटर में इस्तेमाल कर लो, जलाने के लिए इस्तेमाल कर लो, या और भी जगह इस्तेमाल करते हैं। क्वार्ट्ज के कुछ मटेरियल्स अलग भी आते हैं जो हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ना जब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए जो या तो तुम नॉर्मल ग्लास भी ले सकते हो, लेकिन क्वार्ट्स हम लेना प्रेफर करते हैं कि रीडिंग्स और ज़्यादा फाइन आती हैं। ग्लास जितना इंटरेक्ट कर सकता है मेरी लेज़र लाइट से, क्वार्ट्स कंपैरेटिवली कम कर रहा होता है, तो मेरे को बेटर रीडिंग्स मिल जाती हैं। तो हम क्वार्ट्स क्रिस्टल के वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो केवल एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना, कि आपने उसके ऊपर वार किया, वार करने की वजह से उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है एटम का कि वो उसको जो उसका मैकेनिकल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स को थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है ऑन मोस्ट फंडामेंटल लेवल, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम बोल देते हैं।
वैसे सर जी ने अपना नंबर भी दे रखा है, चाहे तो उनको समझाया जा सकता है। अच्छा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मैं कोशिश करूंगा कि वो लगा दूं, पट्टी लगा दूं थोड़ा सा सेफ साइड रहने के आप लिए। एक काम करिएगा, उन्हीं के बाजू में हम लोग मिलके एक स्टॉल लगा के देख सकते हैं कभी, और है सेम ना? चीज हम बेचेंगे, लेकिन साइंस के लेवल के साथ। अब सोचो ना कि ये जो लाइटर है वो उससे ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि ये तो फ्रिक्शन वाला है। वो वाला तो और भी अच्छा है कि तुमने ऊपर से मतलब मैकेनिकल हिट मारा है और वो मैकेनिकल हिट स्पार्क में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर वो उसके अंदर में पीजीओ वाला अगर इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच भाई। मतलब कि मैं दोबारा परेशान करता रहूँगा आपको, आई नो कि बहुत हेक्टिक बिल्कुल, शेड्यूल चलता है, मतलब लेकिन मैं आता रहूँगा। इन अ वे ये रिकॉर्ड करना होता ही नहीं है, ये तो बकैती हम लोग कर रहे होता है, वो बकैती रिकॉर्ड हाँ, हो जाए तो वो अपनी है अलग ना? बात है। सही, नाइस। चलें सर, मिलते हैं बिल्कुल। फिर जल्द अगली बार। ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।